नमस्कार दोस्तों, आत्मानुशासन की शक्ति बहाना बनाना छोड़ दें पुस्तक के ये आखिरी सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ये इस पुस्तक का आखिरी सीरीज यानी कि पार्ट 20 है और इसके पिछले जितने सारे भी पार्ट्स हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और प्लेलिस्ट भी जल्द बनने वाला है। आप प्लेलिस्ट में भी जाकर उसको बारी बारी से देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरा रिक्वेस्ट यही है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये जो बटन स्लाइड हो रहा है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, घंटी को भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्यों पसंद नहीं आया। और दोस्तों, चूँकि ये पुस्तक भी आखिरी है, इस सीरीज का आखिरी वीडियो है, तो मैं कहना ये चाहूँगा कि ये जो आप लोग ने आत्मानुशासन दिखाया है, इस पुस्तक आत्मानुशासन की शक्ति बहाना बनाना छोड़ दें को देखने के लिए, अवलोकन करने के लिए, उसमें भी ज़बरदस्त आत्मानुशासन की ज़रूरत पड़ती थी जो आप लोगों में है और आप लोग ज़रूर बेहतर करेंगे, वैसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं इस पुस्तक को। इतना कह दे मुझे अफसोस है, मुझे माफ़ कर दो और वे हमेशा कर देंगे। जिस पल आप किसी भी तरह की चोट पहुंचाने के लिए बच्चों को माफ़ी मांगते हैं, यानी बच्चों से माफ़ी मांगते हैं, वे नकारात्मकता या हीनता की भावनाओं से मुक्त हो जाते हैं। अपनी ठेस पहुंचाने वाली कठोर बात को वापस लेकर आप उन्हें एक बार फिर खुश और आत्मविश्वासी बना देते हैं। बच्चों को सिखाना कभी खत्म नहीं होता है। बच्चों को सही जीवन मूल्य और सही व्यवहार सिखाना एक ऐसा काम है जो जीवन भर चलता है। सच्चाई और करुणा पर केवल एक भाषण देने से ही काम नहीं चलता। जब तक बच्चे आपके साथ रहते हैं तब तक आपको लगातार बार बार साल दर साल बातचीत और मिसाल द्वारा आपके सबक को दोहराना होता है। एक अभिभावक ने मिस मैनर्स नामक शो होस्ट को एक पत्र लिखकर पूछा था, बच्चों को टेबल मैनर सिखाने में कितना समय लगेगा? मेरे लाख समझाने के बावजूद बच्चे पोहड़पन से खाना खाते हैं। मिस मैनर्स ने जवाब में यह कहा, धैर्य रखें। बच्चों को टेबल मैनर सिखाने के लिए 15 साल तक लगातार सिखाना पड़ता है और इसके बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपका प्रयास सफल ही होगा। उनके रोल मॉडल बने। जाहिर है, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे किसी खास तरह का व्यवहार करें तो आपको साल दर साल लगातार वैसे ही व्यवहार का प्रदर्शन करना होगा। यदि आप चाहते हैं कि बच्चे सलीकेदार कपड़ा पहने तो आपको सलीकेदार कपड़े पहनने होंगे। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे अपना हुलिया सही रखें तो आपको भी अपना हुलिया सही रखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे व्यवस्थित, बेस्ट मैनेजिंग और कार्यकुशल बने तो आपको खुद भी व्यवस्थित और कार्यकुशल बनकर उनको इसका तरीका दिखाना होगा। हर दिन याद रखें कि आपके बच्चे जीवन भर वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा आप करते हैं। इस तरह सोचने पर आप आत्मानुशासन और आत्मनियंत्रण के अधिक ऊंचे स्तर का अभ्यास करने के लिए विवश होते हैं। आप जानते हैं कि आपके व्यवहार के परिणामों का प्रभाव कई साल बाद जीवन में आपके बच्चों की संभावनाओं पर पड़ेगा। बच्चों की परवरिश करते समय आपको इतना अनुशासित होना चाहिए ताकि आपके बच्चे उच्च आत्मसम्मान वाले, सकारात्मक और आत्मविश्वासी बने और उन्हें अपने महत्व की उचित एहसास हो। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी परवरिश के परिणाम आपके जीवन के अंत तक कायम रहेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोग पहुंच गए हैं इस अभ्यास के, यानी कि ये जो अभ्यास है उसके कार्य अभ्यास पे, यानी ये अध्याय इसी के साथ समाप्त हो रहा है। तो चलिए फटाफट कार्य अभ्यास को देखें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए
और ये जो ज्ञानमय प्रकाश इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है, उसके दूसरों तक पहुंचाने की और अपने जीवन में हूबहू ऐसे उतारने की भी आप कोशिश कीजिए। तो कार्याभ्यास को शुरू करते हैं कि वे कौन से दो गुण है जिन्हें आप अपने व्यवहार द्वारा बच्चों को दिखाना और सिखाना चाहते हैं। वे कौन से दो गुण है जिन्हें आप अपने बच्चों में सबसे ज्यादा डालना चाहते हैं और आप यह काम कैसे कर सकते हैं। यदि आप अपने बच्चों के लिए उत्कृष्ट रोल मॉडल होते तो आपका व्यवहार कितना अलग होता है। वैसा व्यवहार आज ही से शुरू कर दें। आपके बच्चों ने ऐसी कौन सी गलतियां की है जिन्हें आप तत्काल माफ कर देना चाहिए और भुला देना चाहिए। आप अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए कौन से काम तुरंत करने वाले हैं। अपने बच्चों में सत्य का गुण भरने के लिए आप कौन से कार्य करने वाले हैं। आप अपने बच्चों को आत्मानुशासन, आत्मनियंत्रण और आत्मविजय का ज्यादा अभ्यास करने के लिए कैसे प्रोत्साहित और पुरस्कृत कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह अध्याय समाप्त हुआ और ये आखिरी इस पुस्तक का अध्याय 20 है। और आप लोगों ने जो आत्मानुशासन इस पुस्तक को और मुझे झेलने का आत्मानुशासन दिखाया है, इस पुस्तक में छिपी हुई जो अमृत है उसको पाने के लिए वो काबिले तारीफ है दोस्तों। क्योंकि मैं मानता हूं कि ये जो 10 घंटे से ज़्यादा की जो पुस्तक है और मैंने जो 20 एपिसोड में इसको ख़त्म किया करने वाला हूँ इस अध्याय के बाद, उसको भी करने के लिए ज़बरदस्त इच्छा शक्ति और आत्मानुशासन की जरूरत होती है। क्योंकि अच्छा काम आदमी कर नहीं पाता है, उससे बोर हो जाता है। और आप लोग हमारे साथ इस सफ़र में यहाँ तक पहुँचे हैं, इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आप लोग अच्छाई के राह पर अग्रसर हैं और अपना आत्मानुशासन और अपना मोटिवेशन और अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं। तो मैं इसी शुभकामनाओं के साथ आप लोगों को इस पुस्तक की अंतिम अध्याय में ले चलता हूं। आप जीवन में जो भी चाहते हैं उसकी एक कीमत होती है। यदि आप चीज़ों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आप चीज़ों को वैसे ही रहने देते हैं जैसे कि भी है तो आपको उसकी भी एक कीमत चुकानी पड़ती है। हर चीज़ की एक कीमत होती है। हैरी ब्राउन, आपको 85% खुशी दूसरों लोगों के साथ सुखद संबंधों से मिलती है। दुर्भाग्य से आपको 85% समस्याएं और दुख भी दूसरे लोगों से ही मिलते हैं। अध्याय 18 और 19 में मैंने यह बताया कि सुखद वैवाहिक जीवन कैसे बनाया जाए और सुखद बच्चों को कैसे पाला जाए। लेकिन आपके जीवन में परिवार के अलावा मित्रों का भी महत्व होता है। लोक व्यवहार में उत्कृष्ट बनना जरूरी है। सौभाग्यवश यह योग्यता सीखी जा सकती है। आप भी अपने कार्यालयीन और सामाजिक दायरे में लोकप्रिय बन सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको भी वैसा ही व्यवहार करना होगा जैसा दूसरे लोकप्रिय लोग नियमित रूप से करते आ रहे हैं। और अरस्तु ने लिखा था। तो दोस्तों, मुझे बताइए कि अरस्तु का गुरु कौन था। कि अरस्तु ने लिखा था कि मनुष्य एक सामाजिक पशु है, यानी द मैन इज सोशल एनिमल। इसका मतलब है कि हम दूसरे लोगों के साथ अपने संबंधों के संदर्भ में स्वयं को परिभाषित करते हैं। दूसरों के साथ हमारे व्यवहार और हमारे साथ उनके व्यवहार से ही हमारा भाग्य निर्धारित होता है। इसी से हम यह सीख पाते हैं कि हम कौन हैं। इसी से हम अपने बारे में जान पाते हैं। व्यक्तित्व का मूल केंद्र मनोवैज्ञानिक हमें बताते हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं या वह या तो अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए करते हैं या दूसरों से इसकी रक्षा करने के लिए करते हैं। हर व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत महत्ता के एहसास के बारे में बहुत संवेदनशील होता है।
आत्मसम्मान का अर्थ यह है कि आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं, आप खुद को कितना ज्यादा पसंद करते हैं। आत्मसम्मान काफी हद तक आपकी आत्म छवि से तय होता है, उस दृष्टिकोण से जैसे आप खुद को देखते हैं और अपने बारे में सोचते हैं। आपकी आत्म छवि के 3 हिस्से हैं जो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। आपकी आत्म छवि का पहला हिस्सा यह है कि आप स्वयं को किस रूप में देखते हैं। इससे काफी हद तक आपके चलने, बोलने, व्यवहार करने और दूसरों के साथ वार्तालाप करने का तरीका तय होता है। आपकी आत्म छवि का दूसरा हिस्सा यह है कि आपके हिसाब से दूसरे लोग आपको किस तरह देखते हैं। यदि आप सोचते हैं कि दूसरे लोग आपको पसंद करते हैं, आपका सम्मान और प्रशंसा करते हैं, तो आप खुद को सकारात्मक अंदाज में देखते हैं और आत्मसम्मान व आत्म महत्व की उच्चतर भावनाओं को महसूस करते हैं। आपकी आत्म छवि का तीसरा हिस्सा यह है कि लोग वास्तव में आपको किस तरह देखते हैं और व्यवहार करते हैं। यदि आप सोचते हैं कि लोग आपको बहुत पसंद करते हैं तो आप लोकप्रिय हैं, लेकिन तभी कोई आपसे बदतमीजी या अपमानजनक व्यवहार कर देता है तो इससे आपकी आत्म छवि को सदमा लग सकता है और आपका आत्मसम्मान कम हो सकता है। दूसरी ओर यदि आप स्वयं को आम आदमी मानते हैं और कुछ लोग आपसे मिलने पर ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे आप मूल्यवान यानी वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट हों, तो इसका आपकी आत्म छवि पर सकारात्मक से भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आप खुद को पहले से ज्यादा पसंद करने लगते हैं और खुद को ज्यादा महत्व देने लगते हैं। दोस्तों, खुशहाली की कुंजी, खुशहाली की क्या कुंजी है कि आप सचमुच खुश तब होते हैं जब आपको यह महसूस होता है कि आपकी आत्म छवि के 3 हिस्से एक दूसरे के अनुरूप है। आप खुश तभी होते हैं जब आपको यह एहसास होता है कि आप स्वयं को जिस तरह देखते हैं आपके हिसाब से दूसरे आपको जिस तरह देखते हैं और जिस तरह वे आपको सचमुच देखते हैं, ये तीनों एक सटीक तालमेल में है, एक सामंजस्य में है। जीवन में आप ऐसे लोगों के साथ मित्रता करना और संबंध बनाना चाहते हैं जो आपको आपके बारे में सुखद एहसास कराते हैं। उनसे मिलने पर अपने बारे में आपका दृष्टिकोण और विचार बेहतर होते हैं जब आप उन लोगों के साथ होते हैं जो आपको मूल्यवान और महत्वपूर्ण मानकर व्यवहार करते हैं, तो आपका आत्मसम्मान बहुत बढ़ जाता है। आप स्वयं को ज्यादा पसंद करते हैं और अपना ज्यादा सम्मान करते हैं। आप उनके साथ रहते समय खुशी महसूस करते हैं। मिसाल के तौर पर जब आपको महसूस होता था कि टीचर आपको पसंद करती है और आपकी परवाह करती है, तब स्कूल में आपका प्रदर्शन बेहतर रहा था और आपको बेहतर ग्रेड मिले थे। ऑफिस में शायद सबसे बड़ी प्रेरणा कर्मचारी के प्रति बॉस का मानवीय नजरिया होता है। जब भी कोई कर्मचारी यह महसूस करता है कि बॉस कर्मचारी के बजाय इंसान के रूप में उसकी परवाह करता है, तो वह ज्यादा मूल्यवान महसूस करता है और अपने काम को ज्यादा अच्छी तरह करता है। अप्रत्यक्ष प्रयास का नियम, अद्भुत मित्रताएं और संबंध बनाने तथा बनाए रखने का रहस्य सरल है। इसके लिए आपको दूसरे लोगों के साथ अपने हर व्यवहार में अप्रत्यक्ष प्रयास के नियम पर अमल करना होता है। आपको स्वयं से और अपनी चिंताओं से बाहर निकलना होगा ताकि आप खुद को दूसरे लोगों की जगह पर रखकर यह महसूस कर सकें कि वे क्या सोच रहे होंगे और क्या महसूस कर रहे होंगे। इसलिए यदि आप मित्र बनाना चाहते हैं तो पहले आपको मित्र बनना होगा। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो पहले आपको उन्हें पसंद करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें तो पहले आपको उनका सम्मान करना होगा। अगर आप दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं तो पहले आपको उनसे प्रभावित होना होगा। इस तरह लोगों के प्रति अप्रत्यक्ष नीति अपनाकर आप उनकी सबसे गहरी और चेतन आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकते हैं। इसी को दोस्तों कहते हैं सबकॉन्शियस नीड्स।
अगर आप किसी के सबकॉन्शियस नीड्स को सेटिस्फाई कर देते हैं तो वो आपका सम्मान करेगा, आपका फॉलोअर बन जाएगा, क्योंकि ये आप ही कर सकते हैं। लीडर सब लोग नहीं बनते हैं, लीडर एक ही होता है, और लीडर को ही पहले लीड करने के लिए कदम आगे बढ़ाना पड़ता है। दूसरे लोगों का आत्मसम्मान बढ़ाएं। महत्वपूर्ण महसूस करने की आवश्यकता लोगों की सबसे गहरी और चेतन आवश्यकता होती है, यानी कि लोग अपने आप को महत्वपूर्ण समझें। ये जो आवश्यकता है ना दोस्तों, ये सबसे बड़ी सबकॉन्शियस नीड्स है। चूंकि आप में भी आवश्यकता है, इसलिए जब भी आप अप्रत्यक्ष प्रयास के नियम का अभ्यास करते हैं और दूसरे लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं तो आप उनकी आत्म छवि को मजबूत कर देते हैं और उनके आत्मसम्मान को बढ़ा देते हैं। परिणाम स्वरूप ये खुद से खुश होते हैं और आपसे भी। जब भी आप किसी दूसरे व्यक्ति के आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए कुछ करते हैं तो इसका बूमरैंग जैसा असर होता है, जिससे आपका आत्मसम्मान भी उसी समय और उसी अनुपात में बढ़ जाता है। आप कभी कोई ऐसी चीज कह या कर ही नहीं सकते जिससे सामने वाला तो अपने बारे में अच्छा महसूस करे, लेकिन आप अपने बारे में अच्छा महसूस न करें। खुद से ऊपर उठने के लिए जबरदस्त आत्मानुशासन और आत्मनियंत्रण की जरूरत होती है। दूसरे लोग आपको पसंद करें और आपसे प्रभावित हो, इसका प्रयास करने के बजाय पहले इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि आप उन्हें पसंद करें और उनसे प्रभावित हो। लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराने के 7 तरीके। दूसरों के साथ उत्कृष्ट संबंध बनाने की कुंजी बड़ी ही सरल है। उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराओ जिस हद तक आप सामने वाले को महत्वपूर्ण महसूस करा सकते हैं। अपने परिवार के सदस्यों से शुरुआत करें, अपने मित्रों और सहकर्मियों तक आगे बढ़ते हुए उसी हद तक आप लोकप्रिय होंगे। दूसरे को महत्वपूर्ण महसूस कराने के 7 तरीके हैं। इन सरल तकनीकों का बार बार अभ्यास करके इन्हें सीखा जा सकता है। लोग जैसे हैं उन्हें उसी रूप में स्वीकारें। लोग जैसे हैं उन्हें उसी रूप में स्वीकारें। दोस्तों, ये इस पुस्तक की मैं बार बार कहा हूं कि अध्याय अंतिम है, और ये जो निचोड़ है इस पुस्तक का, ये जो सारे मैं जो आपको बता रहा हूं, यही जीवन का रियल मार्गदर्शन है। अगर आप इस मार्गदर्शन को अपनी जिंदगी में उतारते हैं, इस 7 कदम को, इस 7 तरीकों को 7 राम बाण की तरह अगर अपने अंदर शरीर में इसको प्रवेश करा लेते हैं, अपने मन मस्तिष्क में इसको बैठा लेते हैं, तो फिर आपको महान और लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो पहला क्या है कि लोग जैसे हैं उन्हें उसी रूप में स्वीकार करें। मानव स्वभाव की एक गहरी लालसा यह होती है कि दूसरे लोग उसे बगैर मूल्यांकन या आलोचना के स्वीकार करें। मनोवैज्ञानिक इस व्यवहार को बेशर्त सकारात्मक सम्मान कहते हैं, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिस्पेक्ट। यह तब होता है जब आप सामने वाले व्यक्ति को उनके वर्तमान स्वरूप में ही बिना किसी शर्त, विदाउट एनी कंडीशन, को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं। चूंकि अधिकांश लोग आलोचनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए किसी के द्वारा बिना शर्त के स्वीकार किए जाने से उस व्यक्ति का आत्मसम्मान बढ़ जाता है, उसका आत्म छवि मजबूत होती है और वह अपने बारे में खुश महसूस करता है। ब्रिजेंट जोन्स डायरी नामक फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ब्रिजेंट की यह खोज थी कि उसे एक ऐसा पुरुष मिल गया है जो मुझे उसी स्वरूप में पसंद करता है जैसी मैं हूं। इससे सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसकी सहेलियां हैरान थी कि क्या कोई ऐसा रिश्ता भी हो सकता है जिसके सामने वाला व्यक्ति शर्त के किसी, यानी बिना शर्त के किसी को स्वीकार कर ले, एक्सेप्टेंस विदाउट एनी कंडीशन। जब आप दूसरे लोगों को देखते हैं और दिल से मुस्कुराते हैं तो आप अपने बारे में ज्यादा खुश महसूस करते हैं, उनका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वे खुद को ज्यादा मूल्यवान और महत्वपूर्ण महसूस करने लगते हैं। जब आप अपने बारे में सोचना छोड़ देते हैं, जब आप यह चिंता छोड़ देते हैं
कि दूसरों पर आपका कैसा प्रभाव पड़ रहा है, और इसके बजाय दूसरे लोगों के बारे में सोचना शुरू कर कि यह देखते हैं कि उनका आप पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, तो आप सुकून से रह सकते हैं। आप हर मिलने वाले की ओर देखकर दिल से मुस्कुराते हैं और उसका अभिवादन करते हैं, घर पर भी और ऑफिस में भी। यह आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाने और रिश्तों को मजबूत करने वाला बहुत शक्तिशाली व्यवहार है। लोगों की ओर देखकर मुस्कुराने से वे स्वयं को महत्वपूर्ण और वैल्यूएबल मानने लगते हैं। दूसरों के प्रति सम्मान दिखाएं। जब भी आप किसी बात या काम के लिए किसी दूसरे के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं तो इससे आपका आत्मसम्मान बढ़ता है और वह ज़्यादा महत्वपूर्ण महसूस करता है। सिर हिलाने और मुस्कुराने से लेकर कार्ड, पत्र और उपहार देने तक प्रशंसा और सम्मान जताने के बहुत से तरीके हैं जिनसे लोगों का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है दोस्तों, आत्मसम्मान है, वो बढ़ता है और वे खुद को ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। परिणाम यह होता है कि अप्रत्यक्ष प्रयास के नियम द्वारा वे आपको भी ज़्यादा पसंद करने लगेंगे। इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। किसी को महत्वपूर्ण महसूस कराने का सबसे सरल तरीका आपको धन्यवाद कहना है। थैंक यू शब्द किसी भी भाषा में दुनिया में कहीं पर भी गहरी प्रशंसा का भाव व्यक्त करता है। मैं 90 देशों की यात्रा कर चुका हूं दोस्तों, मैं नहीं किया हूं, ये जो ब्रेन ट्रेसी जी इसके लेखक हैं वो किए हैं। किसी भी देश की भाषा में मैं सबसे पहले कृपया और आपको धन्यवाद सिखाता हूं, यानी पहले कृपया, प्लीज और आपको धन्यवाद, थैंक यू शब्द सीखता हूं, यानी वो लेखक सीखते हैं। हर बार जब आप इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो लोगों के चेहरे पर चमक आ जाती है, वे मुस्कुराने लगते हैं और आपके साथ रहते समय वे खुश होते हैं। जब भी आप सामने वाले को धन्यवाद देते हैं तो हर बार इसका उस पर लगभग जादू जैसा असर होता है। इससे वह आपके साथ ज्यादा खुश और महत्वपूर्ण महसूस करता है। इससे वह आपकी जरूरत के समय पर सहायता करने में भी सहर्ष तैयार रहता है। रुचिकर बने, बी इंटरेस्टेड। जो लोग दूसरों के साथ आमतौर पर रुचिकर और सकारात्मक बिहेवियर वाले होते हैं उनका हर स्थिति में सबसे ज्यादा स्वागत किया जाता है। दूसरी ओर जो लोग मीन-मेख निकालते हैं, हेयर स्प्लिटिंग करते हैं, शिकायत करते हैं और आलोचना या बहस करते हैं, उनका कहीं भी स्वागत नहीं होता। जब आप सिर हिलाते हैं, मुस्कुराते हैं और सामने वाले की किसी बात पर सहमत होते हैं तो इससे वह खुद को बुद्धिमान, सम्मानित, मूल्यवान और महत्वपूर्ण अनुभव करता है। जब आप सामने वाले के प्रति रुचिकर व्यवहार करते हैं, भले ही आप उसकी किसी बात से पूरी तरह सहमत न हो तो आपके साथ रहने पर उसे खुशी होती है। पेशेवर वक्ता के रूप में मैं हर साल हजारों लोगों से मिलता हूं। वे मेरे पास आकर ऐसे विषय पर राय व्यक्त करते हैं जिनके बारे में मुझे अक्सर अच्छी जानकारी होती है, जबकि उन्हें नहीं होती। कई बार वे कुछ मूर्खतापूर्वक बातें भी कह देते हैं जो न तो सच होती है और न ही उनमें समझदारी होती है। बहरहाल हर बार मैं मुस्कुराकर सहमत हो जाता हूं और मैं सिर हिलाता हूं। मैं उनसे सवाल पूछता हूं और उनकी राय व विचार सुनता हूं। अक्सर उन्हें बाद में लगता है कि उनकी मेरे साथ अच्छी बातचीत हुई और शायद मैं उनके विचारों से सहमत हूं। इसमें मेरा कुछ खर्च नहीं होता और इससे वे भी खुश हो जाते हैं। वे महत्वपूर्ण महसूस करने लगते हैं। लोगों की प्रशंसा करें। लोगों को आमतौर पर अपनी संपत्तियों, गुणों और उपलब्धियों पर गर्व होता है। जब आप किसी व्यक्ति की किसी चीज की प्रशंसा करते हैं तो वह अपने बारे में खुश महसूस करने लगता है। जैसा कि अब्राहम लिंकन ने कहा था, प्रशंसा हर व्यक्ति को अच्छी लगती है। लोगों के हुलिये और उनके किसी खास कपड़े या पोशाक की तारीफ करें। पुरुषों को टाई या जूतों की तारीफ खास तौर पर पसंद होती है।
महिलाएं अपने बालों या अपने हुलियों के किसी चीज की तारीफ को ज्यादा पसंद करती है। लोग घर से बाहर निकलने से पहले तैयार होने में बहुत समय लगाते हैं। आप किसी व्यक्ति के गुणों या लक्षणों को भी प्रशंसा कर सकते हैं। आप इस तरह की कोई बात कह सकते हैं, आप सचमुच लगनशील हैं। लोग अपने गुणों को विकसित करने में जीवन भर मेहनत करते हैं, और जब आप उन गुणों पर गौर करते हैं तथा उनकी तारीफ करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। सामने वाले की उपलब्धियों की प्रशंसा करें। लोगों को बताएं कि आप उनके घर, ऑफिस, पद या उनके द्वारा स्थापित कंपनी से बहुत प्रभावित हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। दूसरों पर ध्यान दें। शायद सामने वाले के आत्मसम्मान को बढ़ाने का सबसे शक्तिशाली तरीका उसकी बातें को गौर से सुनना है। अपनी पुस्तक द पावर ऑफ चार्म में मेरे सहलेखक रन ऑर्डेन और मैं स्पष्ट कहते हैं कि किसी के शब्दों को एकाग्रता से सुनना उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित करने जैसा है। बेहतरीन श्रोता बनने की कुंजी यह है कि आप सवाल पूछें और फिर जवाब को पूरे ध्यान से सुनें। जब सामने वाले का जवाब पूरा हो जाए तो एक और सवाल पूछ लें। गौर से सुनते समय आगे की ओर झुक जाएं। बीच में कोई व्यवधान न डाले। इस तरह सुने जैसे उसकी बातों से ज्यादा दिलचस्प बातें आपने आज तक न सुनी हो। जब लोगों की बात इतने गौर से सुनी जाती है तो उनके मस्तिष्क में एंडोर्फिन्स रसायन का प्रवाह होने लगता है। फलस्वरूप वे अपने बारे में खुश महसूस करते हैं। उनका आत्मसम्मान बढ़ जाता है। यही नहीं, वे यह भी मान लेते हैं कि यह सुखद भावना उन्हें आपके साथ रहने पर ही प्राप्त हुई है। इस कारण वे आपको ज्यादा पसंद करेंगे और रोचक व बुद्धिमान मानने लगेंगे। कभी आलोचना, निंदा या शिकायत न करें। किसी भी चीज की नहीं, प्रत्यक्ष भी नहीं और प्रत्यक्ष भी नहीं। कभी भी कोई ऐसी चीज न कहें या करें जिससे किसी व्यक्ति का आत्मसम्मान कम होता है या कम महत्वपूर्ण या मूल्यवान महसूस करता है। कभी भी दूसरों की बुराई न करें, उनके बारे में नकारात्मक बात न कहें। कभी भी किसी व्यक्ति के बारे में कोई ऐसी बात न कहें जिसे आप उसके मुंह पर नहीं कह सकते। मानवीय संबंधों में विनाशकारी आलोचना से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। इससे व्यक्ति के आत्मसम्मान कम होता है और वह क्रोधित हो जाता है और उसके साथ साथ रक्षात्मक महसूस करता है और परिणाम स्वरूप वह आलोचना करने वालों को नापसंद करने लगता है। इसलिए कभी भी अप्रिय लोगों या स्थितियों के बारे में शिकायत या आलोचना न करें। हर क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय लोगों के लिए जिस विशेषण का सबसे अधिक उपयोग होता है ना दोस्तों, वह है इच्छा। यदि आपको किसी सुपरमार्केट से सामान खरीदना या किसी रेस्तरां में जाना अच्छा लगता है तो आप वहां के लोगों को अच्छा मानते होंगे। जब भी आप किसी की अनुशंसा करते हैं तो आप हमेशा कहते हैं कि वह अच्छा इंसान है। लोग बिक्री और व्यवसाय में हमेशा सबसे ज्यादा सफल होते हैं। लोग उनसे सामान खरीदना पसंद करते हैं और दोबारा खरीदते हैं और फिर अपने मित्रों को भी उन्हें खरीदने की सलाह देते हैं। लोग अच्छे लोगों से मिलकर खुश होते हैं और उनसे दोबारा मिलना चाहते हैं। जब पूछा जाता है कि अच्छा शब्द से उनका क्या मतलब है तो लोग कहते हैं कि वह खुशनुमा है। आप जितने ज्यादा सकारात्मक होते हैं आपके ज्यादा खुशनुमा बनने की उतनी ही अच्छी संभावना होती है। आप जितने ज्यादा खुशनुमा होंगे आपका व्यक्तित्व भी उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। आपका व्यक्तित्व जितना ज्यादा अच्छा होगा लोग आपसे मिलने और आपके साथ रहने के लिए उतना ही ज्यादा उत्सुक होंगे। हर मिलने वाले व्यक्ति के प्रति शिष्ट प्रवाह करने वाले और चिंतित रहें। हर मिलने वाले के साथ पेश आने के लिए इस तीन की आदत डाल लें। दोस्तों ये अंतिम अध्याय लग रहा है ना बेमिसाल। तो किसी भी कर्म का परिणाम अंत में ही मिलता है दोस्तों। मेहनत का भी परिणाम अंत में ही मिलता है। तो अंत तक धैर्य बनाकर जरूर रखें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें क्योंकि मैं आपको लिए
इतना मेहनत करता हूँ और मैं अपने पुस्तकों के माध्यम से, जो पुस्तकों में लिखा गया है, इस सब पुस्तकों के माध्यम से आपका विचार और जीवन मूल्य यही बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी में ईमानदारी सबसे अमूल्य धन है। अगर आप ऑनेस्ट हैं, आप में एक ईमानदारी नामक गुण है, तो आप सभी धीरे धीरे जितने सारे सकारात्मक गुण है और इस पुस्तक में बताया गया है उसको आप जरूर अपने व्यक्तित्व में खींच लेंगे, आप उसे अपना लेंगे देर न सवेर। तो बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनिए। और आगे देखिए कि जब आप किसी व्यक्ति से शिष्टता और सम्मान से पेश आते हैं तो वह अधिक मूल्यवान और महत्वपूर्ण महसूस करता है। बदले में वह भी आपको मूल्यवान मानेगा और आपका सम्मान करेगा। जब आप किसी व्यक्ति के जीवन में हो रही चीजों के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं तो वह आपके प्रति खुल जाता है और आपको ज्यादा पसंद करने लगता है। जब कोई व्यक्ति किसी मुश्किल स्थिति में होता है और आप अपनी चिंता या करुणा जाहिर करते हैं तो आप उसके दिल को छू लेते हैं। इससे आप उसके साथ एक भावनात्मक बंधन में अटैच हो जाते हैं। नतीजा यह होता है कि वह आपको ज्यादा पसंद करने लगता है। प्रवाह का तीसरा सूत्र है प्रवाह, यानी तीसरा सूत्र क्या है? प्रवाह। केयर, पता है कि तुमको मेरी परवाह नहीं है, यानी तुम मेरी परवाह नहीं करते हो, तुम मुझे केयर नहीं करते हो। तो ये प्रवाह जो है ना दोस्तों, तीसरा सूत्र है। प्रवाह करते समय आप वही चीज करते हैं और कहते हैं जिनसे सामने वाला खुद को ज्यादा मूल्यवान और महत्वपूर्ण महसूस करे। दूसरे लोगों के बारे में चिंतित रहें। जब आप लोगों से मिलने के बारे में, जब लोगों से पहली बार मिलें या कुछ समय बाद मिलें तो उनसे उनके हाल चाल पूछें और फिर उनके जवाब को गौर से सुनें। लोग अक्सर आपको अपने जीवन की कोई न कोई चिंता या समस्या बता देंगे। इस पर प्रवाह और संवेदनशीलता दिखाएं। ऐसा जताएं जैसे वह समस्या या मुश्किल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आश्चर्य की बात यह है कि सामने वाले के जीवन की समस्या या परिस्थिति में सचमुच दिलचस्पी लेने या चिंता जताने की जादुई परिणाम होता है। इससे सामने वाला बहुत जल्दी आपसे भावनात्मक बंधन में जुड़ जाता है। आजीवन मित्रताएं और अद्भुत संबंध बनाने का नियम सरल है। इसी वक्त यह संकल्प लें कि जब लोग आपसे मिलने के बाद जाएं तो पहले से बेहतर महसूस करें। ऊपर बताए गए सारे विचारों का अभ्यास करके लोगों को महत्वपूर्ण अनुभव कराएं। लोगों का आत्मसम्मान को बढ़ाने और उनकी आत्म छवि को मजबूत बनाने के तरीके तलाशें। उन्हें मूल्यवान और सार्थक होने का एहसास दें। यही नहीं, सामने वाले को महत्वपूर्ण महसूस कराने के लिए आप जो भी चीज कहते हैं या करते हैं उससे आप खुद भी महत्वपूर्ण महसूस करते हैं। तो दोस्तों, आगे इस अध्याय के कार्याभ्यास पे अपने ऑफिस और व्यक्तिगत जीवन में अपने सबसे महत्वपूर्ण मित्रों की सूची बनाएं। आप उन्हें उनके बारे में बेहतर महसूस कराने के लिए क्या करते हैं, उस पहली चीज को खोजें जो आप हर मीटिंग या मुलाकात के सामने वाले को महत्वपूर्ण महसूस कराने के लिए कह सकते हैं। अपने से बातचीत करने वाले हर व्यक्ति को ज्यादा मूल्यवान और सार्थक महसूस कराने का संकल्प करें। अपने सभी संबंधों में आलोचना से दूर रहने का अभ्यास करें। हमेशा यही सोचें कि सामने वाले के इरादे अच्छे हैं। कल्पना करें कि आपसे मिलने वाले हर व्यक्ति के पास जीवित रहने के लिए बस थोड़ा ही समय है और आप ही वह एकमात्र व्यक्ति हैं जो यह बात जानते हैं। हर व्यक्ति के बारे में कोई ऐसी चीज खोजें जिससे आप प्रभावित हैं, फिर उसे बता दें कि आप उससे कितना प्रभावित हैं। कल्पना करें कि दूसरे लोगों के साथ आपके हर व्यवहार और बातचीत को रिकॉर्ड करने के लिए एक छिपा हुआ कैमरा और माइक्रोफोन लगा है। तब आपका व्यवहार किस प्रकार भिन्न होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से अध्याय होता है समाप्त। और मुझे करिएगा माफ कि मैं उत्सुकता बस आप लोगों को बता दिया कि वो अध्याय 20 जो था अंतिम था। ये सर अध्याय जो 21 है, मेरे ख्याल से ये अंतिम अध्याय होने वाला होगा, क्योंकि हम लोग इस पुस्तक के 97% से भी ज़्यादा भाग को कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं
अध्याय 21, आत्मानुशासन और मानसिक शांति। यानी अगर आप किस तरीके से आत्मानुशासन में रहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं, तो आपको मानसिक शांति मिलती है। यानी आपकी जो मेंटल पीस है, क्योंकि आज के लोग दोस्तों भागा दौड़ के इस जिंदगी में मानसिक शांति के पीछे भागते हैं, स्वास्थ्य के पीछे भागते हैं, बेहतर संबंध के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं। तो इस पुस्तकों में आपको वो सारे के सारे एक एक अध्याय के माध्यम से बाइज्जत आपको एक विस्तार से समझाया गया है कि आपको आत्मानुशासन के साथ स्वास्थ्य किस तरीके से जुड़ा है, आपके आत्मानुशासन से आपकी मानसिक शांति कैसे जुड़ी है, और आपके आत्मानुशासन से आपका विल पावर कैसे जुड़ा है। ये सब पे मैंने चर्चा किया। तो ये सब के सब आपको एक बेहतर जीवन देने के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ होगा पुस्तक में, ऐसा आशा करता हूँ। और आगे की सीरीज कंटिन्यू करता हूँ। इससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर कर लीजिए, लाइक शेयर करते रहिए और अपना कमेंट जरूर मुझे बताइए। तो चलिए देखते हैं आत्मानुशासन और मानसिक शांति। लोग अपने हालात को तो बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन खुद को बेहतर नहीं बनाना चाहते। गौर कीजिएगा दोस्तों कि लोग अपने हालात को तो बेहतर बनाना चाहते हैं, वे जो परिस्थितियां हैं उससे तो निपटना चाहते हैं, लेकिन खुद को बेहतर बनाए बगैर, इसलिए वे हमेशा बंधन में ही घिरे रहेंगे। जो व्यक्ति आत्मत्याग के लिए तत्पर नहीं रहता, वह अपनी मनचाही वस्तु को पाने में कभी असफल नहीं हो सकता है। माफ कीजिएगा, जो व्यक्ति आत्मत्याग के लिए तत्पर रहता है, जो व्यक्ति आत्मत्याग के लिए तत्पर रहता है, वह अपनी मनचाही वस्तु को पाने में कभी असफल नहीं हो सकता है। यह भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही चीजों के बारे में सत्य है। जिस मनुष्य का उद्देश्य दौलत हासिल करना है, उसे भी अपना लक्ष्य प्राप्त करने से पहले बड़े व्यक्तिगत त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सशक्त और संतुलित जीवन हासिल करने के लिए तो उसे और ज्यादा त्याग करने होंगे। ये जो कोट है उस जेम्स एलन का है। यदि आप अपने सभी आंतरिक संसाधनों को विकसित करना चाहते हैं, तो अपनी सच्ची संभावना और अपनी सच्ची संभावना तक पहुंचना चाहते हैं और उसको साकार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको आत्मानुशासन के उच्च स्तर की जरूरत होती है। युगों युगों से सभी धर्मों और दर्शनों में सर्वोच्च मानवीय हित या विचार मानसिक शांति पाना रहा है। मानसिक शांति पाने की क्षमता ही आपकी सफलता का सच्चा पैमाना है, और यही आपको आपकी खुशी को सबसे ज्यादा तय करती है। आध्यात्मिक विकास करने और पूरी तरह उपयोगी बनने के लिए आपको नियमित रूप से अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों में आत्मानुशासन व आत्मनियंत्रण का इस्तेमाल करना होगा। आध्यात्मिक विकास, आंतरिक शांति, इंटरनल पीस और इंटरनल हैप्पीनेस के लिए आत्म विजय और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। बाहरी बनाम आंतरिक सफलता। बाहरी संसार में सफल होने के लिए आपको खुद को इस बात के लिए अनुशासित करना ही होगा कि आप एकाग्रचित बने, अपने पेशे में कड़ी मेहनत करें, अपने लक्ष्यों की दिशा में सतत कार्य करते रहें और अपने जीवन में ऊपर की ओर बढ़ते समय बेहतर और ज्यादा सक्षम बनकर उभरे। बहरहाल आंतरिक संसार, इंटरनल वर्ल्ड में सफल होने के लिए लगभग विपरीत योग्यताओं की आवश्यकता होती है। आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए आपको खुद को अनुशासित करना होगा कि आप हर उस चीज को छोड़ दें जो आपकी आंतरिक शांति और संतुष्टि के एहसास में बाधा डालती हो। जैन बौद्ध धर्म के अनुसार मानवीय कष्ट और दुख का मूल कारण आसक्ति है। इंडल्जेंस, किसी चीज में लगाव, मोह। बौद्ध दर्शन कहता है लोग विचारों, रायों और भौतिक चीजों के प्रति आसक्त हो जाते हैं और उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहते। कई बार लोग इन बाहरी बातों में इतने उलझ जाते हैं कि इससे उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है।
यहाँ तक कि उनकी रातों की नींद भी उड़ जाती है। जब आप विरक्ति का अभ्यास करते हैं, खुद को भावनात्मक रूप से चीजों या परिणामों से अलग होकर निर्णय लेते हैं, तो नकारात्मक भावनाएं भी उसी तरह थम जाएगी जिस तरह प्लग से अलग करने पर बल्ब की रोशनी बंद हो जाती है। सही होने की आवश्यकता। अधिकांश लोग दिल की गहराई से यह चाहते हैं कि उनकी बात को सही माना जाए। बहरहाल जब आप यह परवाह करना छोड़ देते हैं कि आपकी बात को सही नहीं माना जाता है या गलत, तो सही होने की इस आवश्यकता से जुड़ी सारी भावनाएं गायब हो जाती है। डॉक्टर जेराल्ड जेम्पाल्स्की ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि आप सही साबित होना चाहते हैं या फिर आप खुश रहना चाहते हैं। कुछ लोग अपनी राजनीतिक या धार्मिक मान्यताओं को लेकर जोशीले होते हैं जो उन्होंने किसी दूसरे से सीखी है, लेकिन जब आप इन विचारों को कुछ समय के लिए एक तरफ रख देते हैं तो आपकी भावनाओं को उत्तेजित करने या आपको क्रोध भड़काने की उनकी जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है। मैं सभी राजनीतिक और धार्मिक विचारों व रायों वाले लोगों से मिलता जुलता और मित्रता रखता हूँ। अधिकांश प्रकरणों में हमारी पटरी अच्छी बैठती है क्योंकि हम मत भिन्नता वाले मुद्दों को एक तरफ रख देते हैं। हम जागरूक और अनुशासित होकर खुद को इन विचारों से विरक्त कर लेते हैं। इसके बजाय हम उन विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन पर हम एक मत हैं और जिनमें हमारी रुचियां सम्मान है। किसी को भी किसी चीज के लिए दोष न दें। दोषारोपण नकारात्मक भावनाओं का प्रमुख कारण और आंतरिक शांति का मूलभूत हत्यारा है। यानी किसी पर अपने कामों को यानी किए हुए भविष्य में वर्तमान में कामों को दोष देना, यही नकारात्मक भावनाओं का सबसे प्रमुख कारण है। दोस्तों, जैसा कि मैंने इस पुस्तक में पहले जिक्र किया था, किसी चीज के लिए या किसी तरीके से किसी व्यक्ति या वस्तु को दोष दिए बिना नकारात्मक भाव रखना संभव ही नहीं है। दोष देने के लिए एक या दोनों घटकों को मौजूद होना आवश्यक है। पहला है जुड़ाव। यह तब होता है जब आप किसी चीज को व्यक्तिगत मान बैठते हैं। आप उससे जुड़ जाते हैं जैसे ही आप यह महसूस करते हैं कि किसी ने कोई ऐसी नकारात्मक चीज की या कही है जिससे आपके व्यक्तिगत हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो आप तुरंत नाराज हो जाते हैं और उस व्यक्ति को दोष देने लगते हैं। मान लें कोई व्यक्ति ऑफिस जाने की हड़बड़ी में पूरी तरह उलझा हुआ है और अभी अभी अपने जीवन साथी से लड़ कर आया है। जब वह अचानक ट्रैफिक में आपको कट मारता है तो आप तुरंत उस अजनबी को गाली देने लगते हैं। कारण यह है कि आपने उसके गाड़ी चलाने के व्यवहार को व्यक्तिगत मान लिया है। लेकिन जब आप में खुद को विरक्त करने का अनुशासन होता है और आप चीजों को व्यक्तिगत तौर पर लेना छोड़ देते हैं, तो उस व्यक्ति या घटना से जुड़ा नकारात्मक भावनात्मक आवेश लगभग तत्काल ही खत्म हो जाता है। मिसाल के तौर पर यदि कोई ट्रैफिक में आपको कट मारता है तो आप यह कहकर भावनात्मक दृष्टि से खुद को विरक्त कर लेते हैं, ओह शायद उसे ऑफिस पहुंचने की जल्दी है, शायद इसे देर हो गई है। जिस पल आप खुद से यह कहते हैं, उसी पल घटना से जुड़ी सारी नकारात्मकता गायब हो जाती है और आप दोबारा शांत, आरामदेह तथा सकारात्मक हो जाते हैं। अपना दुखड़ा छोड़ दें। दोष देने का दूसरा मूल कारण खुद को सही साबित करना है। यह तब होता है जब आप खुद को और दूसरों को बताते हैं कि आपको इस स्थिति में क्रोधित या दुखी होने का अधिकार क्यों है। कई लोग अपने कष्टों से प्रेम करने लगते हैं। उनके अतीत की समस्याएं उनके जीवन का केंद्र बिंदु बन जाती है। वे हर समय पुरानी बातों के बारे में ही सोचते रहते हैं। वे अतीत में चोट पहुंचाने वाले लोगों के साथ दिन रात गुस्से भरी बातचीत करने लगते हैं, जबकि अब वे लोग आसपास कहीं भी मौजूद नहीं हैं। जब भी कोई बातचीत शुरू होती है तो वो किसी दुकानदार की तरह अपने कष्ट को हर किसी के सामने प्रदर्शित करने लगते हैं। फिर वे अपने जीवन की दुखद घटनाओं का बखान करने लगते हैं और बताते हैं कि उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया गया है
और सामने वाले कितना बुरा था जो उसने इतना खराब व्यवहार किया। बहरहाल आप में खुद को इस क्षेत्र में अनुशासित करने की क्षमता है कि आप अपनी नकारात्मक भावनाओं को तर्क संगत साबित नहीं करेंगे, पुरानी बातें नहीं दोहराएंगे कि सामने वाले ने क्या किया या क्या नहीं किया। जब आप शांति से यह स्वीकार कर लेते हैं कि चीजें जीवन में होती है, तो सामने वाले व्यक्ति या स्थिति से जुड़ी आपकी नकारात्मकता खत्म हो जाती है। क्षमा करने का अभ्यास करें। क्षमा करने का अभ्यास आध्यात्मिक विकास में आत्मनुशासन का शिखर है। क्षमा का नियम कहता है कि आप उसी हद तक मानसिक और भावनात्मक दृष्टि से स्वस्थ हैं जिस सीमा तक आप खुद को चोट पहुंचाने वाले किसी व्यक्ति को पूरी तरह क्षमा कर देते हैं। हर व्यक्ति ने, जिसमें आप भी शामिल हैं, अपने जीवन में दूसरों की विनाशकारी आलोचना, नकारात्मक व्यवहार, निर्दयता, बदतमीजी, पक्षपात, धोखाधड़ी और बेईमानी का अनुभव किया है। यह घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन वे मानव जाति का सदस्य होने के अनिवार्य और संभावी हिस्सा है जिसे बचा नहीं जा सकता। व्यस्त समाज में रहने की समस्याओं और मुश्किलों से बचने का एकमात्र तरीका शायद हिमालय की किसी गुफा में जाकर रहने लगना है। किसी नकारात्मक अनुभव के बाद आपको केवल एक सवाल पूछने और उसका जवाब देने की जरूरत है, इस घटना से उबरने और जीवन में आगे बढ़ने में मुझे कितना समय लगेगा। यह एक ऐसा निर्णय है जिसे आप ही ले सकते हैं। यदि आप वाकई खुश रहना चाहते हैं तो यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक होगा। यही नहीं, यह आपके मानसिक और आध्यात्मिक अनुशासन की सच्ची परीक्षा भी है। भुलक्कड़पन का ग्राफ। हर व्यक्ति एक भुलक्कड़पन का ग्राफ होता है, जिसे अक्सर क्षमा का ग्राफ भी कहा जाता है। यह ग्राफ बताता है कि आप कितनी जल्दी किसी नकारात्मक अनुभव को भूलते हैं और क्षमा करते हैं। इससे यह भी तय होता है कि आप मानसिक और भावनात्मक दृष्टि से कितने स्वस्थ हैं। एक आयताकार चतुर्भुज की कल्पना करें जिसमें बाईं ओर 0 से लेकर 100 तक का पैमाना तय करें और बताएं कि जो नकारात्मक भाव की गहनता का पैमाना है जिसे आप किसी तरह की भावनात्मक चोट लगने पर अनुभव करते हैं। इस ग्राफ के नीचे आपके जीवन के महीने और साल लिखे हैं। आपका क्षमा का ग्राफ सीधे रेखा में भी जा सकता है और यह तेजी से नीचे की तरफ भी आ सकता है। यदि आपका क्षमा का ग्राफ सीधे रेखा में है तो इसका मतलब है कि आप काफी समय तक नाराज रहते हैं। कई बार तो आप घटना के कई वर्ष या कई दशक बाद भी उतने ही नाराज बने रहते हैं। ऐसा अनगिनत लोग हैं जो अब भी किसी ऐसी चीज के बारे में नाराज हैं जो उनके माता पिता ने दशकों पहले उनसे कही थी या उनके साथ की थी। यही नहीं, वे मौका मिलते ही आपको इसके बारे में बता भी देते हैं। वे आपको बड़े भावुक अंदाज में बताते हैं कि उनके बचपन में माता पिता ने उनके साथ अमुक अमुक बुरा व्यवहार किया था जिसके लिए उन्हें अब तक माफ नहीं किया है। दुखी लोग की चिकित्सा करने वाला हर मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक केवल इसी वजह से कमाई कर रहा है क्योंकि उससे रोगियों का क्षमा ग्राफ भी सीधी रेखा में है। मनोचिकित्सा में वे आमतौर पर सबसे ज्यादा बातें यही बताते हैं कि अतीत में किसी ने उनके साथ क्या किया या क्या नहीं किया और वह व्यक्ति उसके बारे में आज भी कितना दुखी है। इससे उबरें और आगे बढ़ जाएं। दूसरी ओर सचमुच स्वास्थ्य लोगों की क्षमा का ग्राफ नीचे की तरफ जाता दिखता है। उनके जीवन में भी दूसरे जितनी ही मुश्किलें और समस्याएं हैं, लेकिन उन्होंने खुद को इस संकल्प के साथ अनुशासित कर लिया है कि जल्दी से उन्हें क्षमा करके भूल जाएंगे ताकि वे अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। वे अपनी समस्याओं को बोरे में भरकर अपनी पीठ पर लादे नहीं रखना चाहते। वे तो बस उन्हें छोड़कर आगे निकल जाना चाहते हैं। क्षमा का अनुशासन आध्यात्मिक साम्राज्य की कुंजी है।
मानसिक शांति के उच्च स्तर पर पहुंचना तभी संभव है जब आप दूसरों को खुलकर क्षमा करने का अनुशासन और आदत विकसित कर लें, चाहे उन्होंने आपको आहत करने के लिए कोई भी और कितनी भी बड़ी चीज क्यों न की हो। क्षमा स्वार्थपूर्ण कार्य है। कुछ लोग क्षमा की अवधारणा के बारे में दुविधाग्रस्त रहते हैं। वे सोचते हैं कि चोट पहुंचाने के लिए किसी को क्षमा करने का अर्थ उस तरह के व्यवहार को मान्यता या बढ़ावा देना है। सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। क्षमा विशुद्ध रूप से स्वार्थपूर्ण कार्य है। क्षमा करने का सामने वाले व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। आप तो दूसरों को केवल इसलिए क्षमा करते हैं ताकि आप भावनात्मक रूप से स्वतंत्र रह सकें और आपको वह बोझ अपनी पीठ पर लादे न रखना पड़े। आपके पास एक अद्भुत मस्तिष्क है। आप अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान और ज्ञानी हैं। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल खुश और आनंदित रहने के लिए कर सकते हैं, या फिर आप इसका इस्तेमाल अपने ही खिलाफ कर सकते हैं। सर्वोच्च स्तर पर अपने मस्तिष्क का उपयोग करके दूसरे को क्षमा के कारण खोजें। किसी पुरानी घटना की खाल उधड़ने, बहाने खोजने, औचित्य साबित करने और किसी चीज को व्यक्तिगत तौर पर लेने के कारण खोजने के बजाय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जिम्मेदारी स्वीकार करने के कारण खोजने के लिए करें और नकारात्मक स्थिति को खत्म हो जाने दें। जिम्मेदारी स्वीकार करें और क्षमा करें। जिस पल आप किसी चीज की जिम्मेदारी लेते हैं और चोट पहुंचाने वाले लोगों को क्षमा कर देते हैं, उसी पल आप पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। आपकी सारी नकारात्मक भावनाएं गायब हो जाती है। उनके स्थान पर आप अतिरिक्त शांति, प्रेम, खुशी और आनंद का अनुभव करने लगते हैं। आत्मानुशासन द्वारा क्षमा का निरंतर अभ्यास करके पुरस्कार असाधारण है। जब आप आत्मनियंत्रण, आत्मविजय, विरक्ति और अपनी अविश्वसनीय योग्यताओं का उपयोग करके दुखद स्थितियों से अलग हो जाते हैं दोस्तों, तो आपके पूरे जीवन की गुणवत्ता बेहतर और बेहतरीन हो जाती है। तो दोस्तों, अब हम लोग पहुंच गए हैं इस अंतिम अध्याय के अंतिम कार्याभ्यास पे। जो क्षमा दान है वो सर्वश्रेष्ठ दान में से एक आता है। तो इस अंतिम अभ्यास का सबसे बहुमूल्य अभ्यास क्षमा के बारे में अभ्यास करते हैं और अपने पूरी जीवन में आजीवन इस जो व्रत है हमारे साथ आप संकल्प लीजिए कि आप उदार बनिए, आप प्राणियों को, लोगों को क्षमा कीजिए, क्योंकि ये उसकी आवश्यकता नहीं है, ये आपकी स्वयं की आवश्यकता है। इससे आपको शांति मिलेगी, इससे आपको श्रेष्ठता मिलेगी, इससे आपको प्रसिद्धि मिलेगी। तो क्षमा का परीक्षण करें। क्या आप सही साबित होना चाहते हैं या फिर आप खुश रहना चाहते हैं? अपने अतीत के ऐसे लोगों को पहचानें जिन्होंने आपको किसी तरह की चोट पहुंचाई है। आज ही उन लोगों को माफ करने का निर्णय लें और नकारात्मक भावनाओं को दिल से निकाल फेंकें। दोष या क्रोध को, अपनी नकारात्मक भावनाओं को उचित ठहराने का कारण न खोजें। इसके बजाय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके जिम्मेदारी को स्वीकार करने का कारण खोजें। मानसिक शांति को अपना सर्वोच्च लक्ष्य बनाएं और फिर विचलित करने वाले प्रत्येक विचार या भावनाओं से उबरने का संकल्प करें। आज ही से हर सुबह कोई आध्यात्मिक और प्रेरक पुस्तक पढ़ना शुरू करें। यह आदत आपकी जिंदगी बदल देगी। छठवां है, आगे से चीजों को व्यक्तिगत तौर पर न लें। खुद से पूछें, आज से 5 साल बाद इसका कितना महत्व होगा। धन और भौतिक चीजों से व्यक्ति की जैन बौद्ध तकनीकी का अभ्यास करें और किसी चीज को लेकर विचलित या चिंतित न हो। तो दोस्तों, आप लोगों के साथ आज मैं इस पुस्तक की जो अंतिम कड़ी था पार्ट 20 और इस पुस्तक को पूरी कंप्लीट कर दिया, पूरी तरीके से समाप्त हो गया। इसका एक कंप्लीट ऑडियो बुक मैं अब जल्द से जल्द बना दूंगा और मैं प्रोवाइड कराऊंगा कि आपको जल्द से एक ही वीडियो में मिलता रहे। तो मुझे जी दिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंदुस्तान, जय श्री राम। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे और अपना ख्याल रखिए।